इसके नीचे डाइवर्जन प्लेट है। जब भी ऐसा समझो जैसे हिमालय में बहुत पुराने कुछ अवक्षेप पाए जाते हैं, जैसे कराकोरम और डाफलाम, ये वाली ओशियनिक है जिसने पहले से ही एक ओशियनिक पूरी प्लेट को खा दिया है। ठीक है, यानी ये प्लेट जो नीचे जा रही है इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स थे वो इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से जमा होना शुरू हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपने 7 डे 7 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की 3rd वीडियो लेके आए हैं। पिछली 2 वीडियो में हमने पहली वीडियो में वैगनर की थ्योरी देखी थी, टेलर की थ्योरी देखी थी। दूसरी वीडियो में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले जो इंपोर्टेंट 2 थ्योरियां जो होती हैं, पहली ऑर्थर-ओम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी, दूसरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हैरी हेस की थी, ये हम देख चुके हैं। आज हमने अपनी फाइनल तौर पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखनी है। हमने देखना है उसमें कि क्या वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं कि कन्वेक्शन सेल थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, तो जिन्होंने अभी तक की पिछली 2 क्लासें नहीं देखी वो जाके पहली वो 2 क्लासें देखें, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है। अगर आप डायरेक्टली इसमें जंप करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार क्विक से रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि कन्वेक्शन सेल थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी, दोनों थ्योरी वो क्या कहती हैं। इसमें हमने देखा था जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी उसमें ऑर्थर-ओम्स ने ये कहा था कि जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर में ये अनेक अलग अलग प्लेटों से बनी है। ठीक है, सॉरी, इन्हें प्लेट वर्ड यूज ना करके इन्हें सेल वर्ड यूज करा था, सेल। ठीक है, अलग अलग सेल से बनी है लिथोस्फेरिक, अलग अलग सेल है, जिसमें क्या है, नीचे मेंटल जो है ये वाला पार्ट, एस्थिनोस्फीयर वाला पार्ट, वो लिक्विड अवस्था में है और ये बहुत ज्यादा फोर्सफुल है क्योंकि बहुत पावर है इसमें, बहुत गर्म है, जिसकी वजह से क्या करता है, इस तरीके से ये ऊपर जब उठता है तो इनको अलग अलग सेल में तोड़ देता है। ठीक है, ये अलग अलग सेल बन जाती हैं और ऊपर आके ये क्रस्ट को तोड़ के ये लावा बाहर निकलता है, जिससे वल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखीता उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना समझाया था ऑर्थर-ओम्स ने। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में जो हैरी हेस थे उन्होंने ही इस थ्योरी को आगे समझाया था। उन्होंने ये कहा था कि इसमें कुल मिला के 3 लिम होती हैं। पहली ये असेंडिंग लिम होती है जो क्या करती है, क्रस्ट को तोड़ के ये लावा ऊपर निकलता है, ये असेंडिंग लिम है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा एक डाइवर्जिंग लिम होती है जो टूटने के बाद इन सेल को आगे की तरफ मूव कराती है। ठीक है, जैसे ये इस इधर की तरफ मूव करेगी, ये इधर की तरफ मूव करेगी, तो दोनों पार्ट में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराती है। और तीसरी इन्होंने कहा एक होती है इसमें डिसेंडिंग लिम जो क्या करती है, इस सेल के कोने पर, उस कोने पर एक पार्ट जो है, इन दोनों सेल जब टकराती हैं तो एक पार्ट जो है मेंटल के अंदर धस जाता है और सबडक्शन हो जाता है उसका, सबडक्शन होके वो पिघलती है, पिघल के वापस से वो जो है लावा बनना शुरू होता है। ठीक है, ये जो कुल मिला के जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी और कन्वेक्शन सेल थ्योरी थी उसकी समरी ये है। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी उससे पहले जो अंडरस्टूड था, ठीक है, ज्योग्राफर को जो अंडरस्टूड था वो वैगनर से, वो आपका टेलर से, वो हैरी हेस से, वो आपका ऑर्थर-ओम्स से, ये जो 4 बड़े ज्योग्राफर थे, इन्होंने जो अभी तक समझा चुके थे वो इन्होंने ये क्या समझाया था कि पहले 100 किलोमीटर तक का स्थल मंडल है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि स्थल मंडल में समुद्र और महाद्वीपीय सतह दोनों है, यानी ये सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, असल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर वाला पार्ट लिथोस्फीयर है और नीचे एस्थिनोस्फीयर है, और एस्थिनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर तैर रही है। ठीक है, तैरने का मतलब बेसिक वही है जो हम अभी तक समझ चुके हैं कि सेल है, वो सेल फ्लोट कर रही है। क्यों? क्योंकि मेंटल वाला पार्ट लिक्विड है। ठीक है, ये इतना हम समझ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इसको और ऐड करा, इन्होंने कहा जो लिथोस्फेरिक सेल जो हैं वो क्या है, अलग अलग भाग में टूटी फूटी अवस्था में, जिसको इन्होंने नाम दे दिया प्लेट। ठीक है, इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट इस थ्योरी का नाम उत्पन्न हुआ। और ये प्लेटें दुर्बलता मंडल यानी एस्थिनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। ये भी जो था हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट स्थल मंडल के रूप में एक साथ तैर रही हैं, ये भी हम जान चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो डेवलप हुई थी उससे पहले ये सारी बातें जो अंडरस्टूड थी डिफरेंट ज्योग्राफर्स के थ्रू। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या उत्पन्न हुआ, क्या नई चीज ऐड करी। इन्होंने पहले क्या काम करा, क्योंकि पहली बात यह है कि ये एक ज्योग्राफर ने नहीं दी, इसमें कई सारे ज्योग्राफर का जो है पहले से रेफरेंस है, प्लस 1960 के दशक में ये थ्योरी आई, तो उससे पहले जितने ज्योग्राफर थे उन्होंने, प्लस इसमें कई सारे ज्योग्राफर ने अपनी अपनी थ्योरी ऐड की और सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पूरा मिला के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा गया। तो इसमें कोई एक ज्योग्राफर नहीं बल्कि कई सारे ज्योग्राफर का रोल है। ठीक है क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, क्या करा, पूरे अर्थ को इन्होंने ये समझाया कि ये पूरी अर्थ जो है 7 मेजर प्लेट और 7 जो है माइनर प्लेट में टूटी हुई है। ठीक है, अलग अलग प्लेटें हैं, कुल मिला के
7 मेजर प्लेट है, 7 माइनर प्लेट है। जो लिथोस्फेरिक सेल हम पढ़ रहे थे, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ऑथर होम्स ने वो लिथोस्फेरिक सेल कहा, तो आज के टाइम पे वो 7 मेजर सेल हैं और 7 माइनर सेल है। कुल मिला के 14 अलग अलग सेल जो है अभी डेवलप हो चुकी है। कौन कौन सी सेल है? देखो 7 मेजर सेल। पहली आपको यूरेशियन प्लेट दिखेगी, ये रही यूरेशियन प्लेट, ये पूरी एक प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट। फिर है इंडियन प्लेट, ये वाला पार्ट इंडियन प्लेट। उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये वाली पार्ट, ये पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये वाला। उसके बाद पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक यानी ये कैसी प्लेट है? ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। इसमें भी 2 अलग अलग तरीके की प्लेट होंगी, एक ओशियनिक होगी, एक कॉन्टिनेंटल होगी, ठीक है। तो पैसिफिक प्लेट क्या है? ये ओशियनिक प्लेट है, ये वाली पैसिफिक प्लेट। उसके बाद है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, दिख रहा है ये अंटार्कटिक प्लेट, ये भी ओशियनिक प्लेट है। उसके बाद दक्षिण अमेरिकी प्लेट यानी साउथ अमेरिकी प्लेट, ये वाली। तो ये 7 जो है मेजर प्लेट है। उसके बाद 7 माइनर प्लेट कौन सी है? जो छोटी है। मेजर और माइनर का सिर्फ इतना कि मेजर बड़ी प्लेट है, माइनर छोटी छोटी प्लेट है। 7 माइनर प्लेट में पहली है फिलीपींस प्लेट, ये दिख रहा है फिलीपींस प्लेट, ये समुद्री प्लेट है बिल्कुल फिलीपींस के बगल में। दूसरी है कोकोज प्लेट, कोकोज इधर है नॉर्थ अमेरिका के बगल में। फिर है नाजका, नाजका भी यहीं पे है, ये साउथ अमेरिका के बगल में। फिर है स्कॉटिया, ये है स्कॉटिया प्लेट। उसके बाद कैरिबियन, कैरिबियन ऊपर यहाँ पे मिलेगी आपको कैरिबियन। फिर है अरेबियन, अरेबियन प्लेट, ये आपको मिलेगी अरेबियन प्लेट। और फिर जॉन डी फ्यूगा प्लेट, जॉन डी फ्यूगा प्लेट ये रही। इस तरीके से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें इन्होंने कहा कि जो पूरी अर्थ है वो 7 मेजर और 7 माइनर कुल मिला के 14 अलग अलग जो है टेक्टोनिक प्लेट, इसको इन्होंने बाद में कहा कि अलग अलग 14 टेक्टोनिक प्लेट में टूटी हुई। सिंपल सी बात है। देखो उसके बाद एक चीज जो याद रखनी है, ये पूरे आपकी थ्योरी के अंदर काम आएगी, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो हम अभी तक समझ चुके हैं कि अर्थ जो है 3 अलग अलग पार्टों में है। ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला पार्ट जिसको हम मेंटल कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट कोर, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को नोट कर लेना कि मेंटल जो बनी है वो ओलिवाइन है, ठीक है। आपको ओलिवाइन क्या है? ओलिवाइन कुछ नहीं, ये सारे अलग अलग तत्वों का एक मिक्सअप है, क्योंकि नीचे कई सारे तत्व हैं तो वो मिक्स करके उसको ओलिवाइन कहते हैं। इसमें लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट रहते हैं ज्यादा तौर पर, ठीक है। तो मेंटल क्या है? ओलिवाइन है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट है। फिर उसके बाद समुद्री क्रस्ट, 2 क्रस्ट है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट, एक समुद्री क्रस्ट। तो समुद्री क्रस्ट जो है वो बेसाल्ट से बनी है और मैफिक है, या तो बेसाल्ट होगी या मैफिक होगी। अब बसाल्ट क्या है? बसाल्ट भी एक तत्वों का मिक्सअप तरीका है, ठीक है, क्योंकि कई सारे तत्व में मिक्सअप है। और मैफिक भी वैसे, मैफिक को आप कह सकते हैं मैग्नीशियम और Fi यानी जो फिक है उसका मतलब होता है कि आयरन वाला कंटेंट उसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइटिक है और फेल्सिक है, फेल्सिक भी वो आयरन वाला कंटेंट उसमें है। इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना कि मेंटल ओलिवाइन है और ओशियन जो है बसाल्टिक और मैफिक है, और कॉन्टिनेंटल जो आपको मिलेगा वो ग्रेनाइटिक और आपको फेल्सिक मिलेगा, पहली बात। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको आगे जाके मिलेगा कि ओलिवाइन अगर पिघलेगी तो बसाल्टिक फॉर्म होगा, और बसाल्टिक फॉर्म होगा तो बसाल्ट पिघलेगा तो एंडीसाइटिक फॉर्म होगा, एंडीसाइटिक पिघलेगा तो ग्रेनाइट रॉक फॉर्म होगी, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपके। देखो अब यहां से शुरू होती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इतना हम समझ चुके हैं, 7 मेजर प्लेट, 7 माइनर प्लेट, टोटल मिला के 14 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में पूरी अर्थ जो है टूटी हुई है, ठीक है। इन प्लेटों में जो बाउंड्रियां होती है, बाउंड्रीज का मतलब जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसके बीच में ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये है, ये 3 तरीके की होती है। 3 तरीके का मतलब, बाउंड्री का मतलब क्या है? देखो बाउंड्री का मतलब यह है कि 2 प्लेटों के बीच में जो सीमा है वो सीमा अलग अलग तरीके से टकरा सकती है, या फिर दूर हट सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा समझो, इस वाले फिगर में समझो, इस वाले फिगर में एरो इस तरीके से है, तो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकरा रही है, ठीक है। पहला केस जब टकरा रही होती है। दूसरा केस, इसको समझो पहले, इसे तीसरा भी समझेंगे। दूसरा जो है, ये सीमा है, ये प्लेट इधर को जा रही है, ये इधर जा रही है, यानी ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही है, ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये इधर को जा रही है, वो उधर को जा रही है, यानी आपस में टकराना नहीं है, दूर नहीं हटना है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। ये 3 दशाएं होती हैं जब प्लेट जो है इनका इंटरेक्शन होता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि प्लेटों का जो इंटरेक्शन होता है, यानी आपस में टकराती है, मिलती हैं, तो 3 तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है। एक तो ऐसे टकरा रही हो, दूसरी एक दूसरे से दूर हट रही हो, तीसरा एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? इसे क्योंकि इसी से हमें सारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे, उस थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये जानना है कि कैसे पहाड़ बने, कैसे पर्वत बने, कैसे अलग अलग द्वीप बने, कैसे सारे जो स्ट्रक्चर है, पठार है, ये सब कैसे बने, ये जानना है। तो इसीलिए अब यहाँ से आपके समझ में आएगा
कि ये जो प्लेटें हैं जब टकराएंगी कुछ और बनेगा, दूर हटेंगी कुछ और बनेगा, पैरेलल जाएंगी कुछ और बनेगा, तो उसके जवाब देने के लिए ये सब है। तो हमें कुल मिला के समझ में आया प्लेट 3 तरीके से इंटरेक्शन कर सकती हैं, टकरा रही हो, दूर हट रही हो, या फिर एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो। ठीक है, जब टकरा रही होती है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा जब टकरा रही हो। दूर हट रही हो तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या अपसारी सीमा। और तीसरी जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री यानी अनुप्रस्थ सीमा। ठीक है, देखो एक एक करके तीनों कंडीशन को समझते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स बाउंड्री क्या होती है, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंट समझते हैं, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है तो क्या होता है। ठीक है, देखो पहली बात अभी तक हमारी क्या समझ में आया, हमने ये देखा कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में उन्होंने समझाया था, हैरियस ने, उन्होंने कहा था कि इसके नीचे अगर मोर है और यहां से लावा बाहर निकल रहा है तो ये राइजिंग लिम है, ये डाइवर्जिंग लिम है। ठीक है, राइजिंग लिम है, फिर डाइवर्जिंग लिम है, और फिर ये यहां से सबडक्शन लिम है यानी डिसेंडिंग लिम है। इतना हम समझ में आ चुके हैं। तो आप यहां देखो, अब यहां आप इसको समझना, इस वाली बाउंड्री पे ये दो अलग अलग प्लेट है, इस बाउंड्री पे क्या होगा, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। अभी हम पढ़ा था ना 3 तरीके के इंटरेक्शन है, एक टकरा रही है, दूर हट रही है, तो ये दूर हट रही है, तो ये कंडीशन नंबर 2। जब डिसेंडिंग बाउंड्री है यानी दोनों एक दूसरे से दूर हट रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे आ जाओ, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक प्लेट यहां पे भी होगी। ठीक है, एक प्लेट इससे आगे होगी, यहां पे मोर है, ये प्लेट ऐसे है तो ये इस साइड की ओर आगे की ओर बढ़ रही होगी, ये उधर जा रही होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसका मतलब है दोनों टकराएंगी। समझ पाया? तो यही है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पे क्या होता है, मोर के बाद इस वाली साइड यहाँ पे जो ट्रेंच है, यहाँ पे क्योंकि ट्रेंच बनेगी, टकराने के बाद ट्रेंच बनेगी, तो ट्रेंच वाली साइड पे ही होती है ये सबडक्शन बाउंड्री, यानी ये देखो ये ट्रेंच है। समझ पाया कि कैसे जब प्लेट कैसे टकरा रही हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यहां से इधर को है, इसकी यहां से इधर को है, तो आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद हमने पढ़ लिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में कि एक स्लैब ऐसे नीचे चला जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये ट्रेंच यहाँ पे डेवलप होगी। यानी ये जो सब कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये कहाँ पे डेवलप होगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री डेवलप होगी कहाँ पे, जहाँ पे ट्रेंच होगी। सिंपल सी बात है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी याद करो, वहां हम समझ चुके हैं। ठीक, देखो तो कुल मिला के अब ये तो समझ में आया हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है। ठीक, इसमें 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन क्या होती है, देखो टकराएंगी कब, 1 और 2, यानी जब 2 प्लेटें टकराएंगी। अब ये दोनों प्लेटें अलग अलग तरीके की हो सकती है। कैसे, ये ओशनिक हो सकती है, ये भी ओशनिक हो सकती है। पहली कंडीशन, जब ये दोनों ओशनिक है यानी समुद्री प्लेट है। दूसरा, ये ओशनिक हो, ये कॉन्टिनेंटल हो, ओसी कोलिजन, इसको ओसी कोलिजन कहते हैं, यानी एक समुद्री है, दूसरा महाद्वीपी है। तीसरी कंडीशन, जब ये भी महाद्वीपी हो और ये भी महाद्वीपी हो, यानी सीसी कोलिजन। तो 3 टाइप के सब यहाँ पे कोलिजन होते हैं, यानी कन्वर्जेंट होते हैं। पहला ओ कोलिजन, दूसरा ओसी कोलिजन, तीसरा सीसी कोलिजन। देखो ओशियनिक बाउंड्री कन्वर्जन, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री कन्वर्जन और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री कन्वर्जन। ठीक, टफ नहीं बनाना है, ध्यान से अगर आप समझोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे समझ में आएगा। पहली बार समझ में किसी की नहीं आता, आपकी भी नहीं आ रहा होगा या कम आ रहा होगा, लेकिन इसको आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे, बुक पढ़ोगे, मैंने बताया कि आप इसके लिए महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, या क्लास 9th और 11th की एनसीईआरटी के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, वहां भी प्लेट टेक्निक किसी भी एक बुक के अंदर एक बार एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके बेसिक, यहाँ पे मैं आपको पूरा बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर है क्या। अगर आप किसी बुक का रेफरेंस लेके करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो कुल मिला के ये समझ में आया हमें कि प्लेट इंटरेक्शन 3 तरीके के, कन्वर्जेंट जब आपस में टकरा रही हो, डाइवर्जेंट जब दूर हट रही हो, और फिर ट्रांसवर्स जब एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो। ठीक है, उसमें कन्वर्जेंट में भी 3 कंडीशन होती है, जब ये ओशियनिक है, ये भी ओशियनिक है, यानी ओ कोलिजन। जब एक ओशियनिक है, दूसरा कॉन्टिनेंटल, ओसी कोलिजन। तीसरा, जब ये भी कॉन्टिनेंटल है, दूसरी भी कॉन्टिनेंटल है, यानी जो है सीसी कोलिजन। ठीक है, एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओ कोलिजन, यानी ये 2 प्लेट है ना जो टकरा रही हैं, यानी ये भी ओशियनिक है, ये भी ओशियनिक है, जब टकराती क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप समझ में आएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो ये भी ओशियनिक है, ये प्लेट ओशियनिक है, ये प्लेट ओशियनिक है, दोनों में इधर की साइड मूवमेंट है, ये आपस में आएंगे और टकराएंगे। टकराने के तुरंत बाद क्या होगा, इन दोनों में से जो हैवियर होगी, यानी जिसका वेट ज्यादा होगा, जो हैवी प्लेट होगी, वो हैवी प्लेट जो है वो उसकी
इस वाली साइड से ये नीचे डूबना, मेंटल में डूबना शुरू हो जाएगी। यानी ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी इस तरीके से, और ये जो हैवी वाली प्लेट है, भारी वाली प्लेट, वो नीचे धंसना शुरू हो जाएगी, और धंसते धंसते जो है सीधे सीधे वो कहाँ चली जाएगी, नीचे मेंटल में चली जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओसी कोलिजन हो रहा हो, सीसी हो रहा हो, कैसा ही कोलिजन हो रहा हो, वो वाली प्लेट नीचे धंसेगी जो भारी प्लेट है, हल्की प्लेट ऊपर रहेगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना मैं क्या करूँ। ये ओशियनिक प्लेट है, ये भी ओशियनिक प्लेट है। इन ओशियनिक प्लेट में हमने पढ़ा था पहले कि ये फ्लैट नहीं है, इनकी सतह फ्लैट नहीं है, यानी बहुत सारे इसमें क्या है, अलग अलग आकृतियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब थर्ड वाला हमारा मॉड्यूल है जिसमें हम ओशियनिक करंट वाला पार्ट जो है वहां पे पढ़ेंगे, उसमें कोशिश करूंगा मैं थोड़ा आपको ये समझा दूं कि ये जो बेड है वो कैसा बना, कौन कौन सी आकृतियां होती हैं। अभी मोटा मोटा याद रखो कि बहुत सारी आकृतियां होती हैं। अब देखो, ये वाली प्लेट जो नीचे धंस रही है, इसमें कुछ आकृतियां भी थी। मैं यहाँ पे इस प्लेट में कई सारी आकृतियां थी अलग अलग। जब ये नीचे धंसेंगी, ये आकृतियां धीरे धीरे, जैसे देखो इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, इसके ऊपर कई सारी आकृतियां हैं। ठीक है, ये इसके नीचे जा रही है, तो ये वाली आकृतियां जो इस वाली के ऊपर आकृतियां थी वो इस प्लेट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी ये प्लेट जो नीचे जा रही है, इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स थे वो इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक टीला सा बन जाएगा, बहुत सारे जमा होते जाएंगे। इस वाली प्लेट के जो भी सेडिमेंट्स है सब इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा सा इस तरीके से जोन बन जाएगा, पहाड़ जैसा, जिसे हम बाद में द्वीप बनते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम होता है जिसे कहते हैं एक्रेशनरी प्रिज्म। ठीक है, एक्रेशनरी प्रिज्म। ठीक है, अभी देखेंगे एक्रेशनरी प्रिज्म क्या है। तो कुल मिला के ये जब कन्वर्ज हुए, सबडक्ट हुए, तो जो वाली प्लेट सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है, उसके सेडिमेंट्स जो हैं वो किस पे जमा हो गए, वो दूसरी वाली प्लेट पे जमा हो गए, और एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बनाया, और जिसको कहा इन्होंने एक्रेशनरी प्रिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा होगा ये अभिवर्ती प्रिज्म, एक्रेशनरी प्रिज्म। ठीक है, देखो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ध्यान से समझना। ये तो हो गए आपके एक बड़ा सा पहाड़ से हो गए। ठीक है, मतलब एक जोन बन गया, बड़ा सा पहाड़ी जोन जैसा बन गया, ऐसा समझ लो, एक बड़ी रेंज बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो सबडक्शन प्लेट नीचे हुआ, ये नीचे मेंटल में चली गई, पिघलना शुरू हुई। पिघलते ही इसका लावा इस तरीके से बाहर आना शुरू हुआ, यानी यहाँ पे बनना शुरू हुआ ज्वालामुखी, यानी वल्कानो। समुद्र के अंदर ही आया ज्वालामुखी। वो ज्वालामुखी आने से सारे अवसाद बाहर निकलना शुरू हुए। पिघलने से आएगा क्या, आएगा अनेक प्रकार के तत्व, लोहा, मैग्नीशियम जो भी है वो सब बाहर आएंगे। बाहर आने की वजह से ये जमा होना शुरू हो जाएगा, और ये बनेंगे ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप। बात समझ में आई? ओशियनिक जब भी क्या होगा, टकराव होगा, एक प्लेट नीचे धस जाएगी जो भारी है, भारी प्लेट की जो नीचे धस रही है उसके अवसाद दूसरी प्लेट पे जमा होंगे, एक एक्रेशनरी प्रिज्म बनेगा, यानी एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला टाइप की बन जाएगी। और उसी के थोड़ी आगे जाके हम देखेंगे, क्योंकि ये पिघल के वापस से इसी में क्या ज्वालामुखी अलग अलग टाइप के द्वीप बनाएगी। ठीक है, इससे इतना ही होगा कि ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे, जब मतलब ये रियल में ऐसा होता है। ठीक है, थ्योरी नहीं है, रियल में ऐसा होता है कि ज्वालामुखी द्वीप कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेगा। तो ये इस तरीके से बनते हैं, जब एक ओशियनिक प्लेट दूसरी ओशियनिक प्लेट के नीचे चली जाती है, पिघलती है। ठीक है, तो एक तो इसके अवसाद जमा हो गए, उससे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला बनेगी, और दूसरी साइड क्या बनेंगे, वो वल्कानिक क्या बनेंगे, ज्वालामुखी तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो यही है। देखो, तो जब भी दो महासागरीय प्लेट जो है वो आपस में टकराती हैं, तो वजन के अनुसार भारी प्लेट का सबडक्शन यानी क्षेपण हो जाता है, और क्षेपित प्लेट नीचे खाई में, ट्रेंच में चली जाती है। मैंने बताया ट्रेंच होगी, इसमें खाई में चली जाती है जहां ये पिघलना शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो क्षेपित होने वाली प्लेट है उसके अवसाद जो है दूसरी प्लेट पे जमा हो जाती है, जिससे एक्रेशनरी प्रिज्म यानी अभिवर्ती प्रिज्म का निर्माण होता है। और पिघलने वाली प्लेट जो है बेसाल्टिक कण। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, समुद्री जो प्लेट है उसमें वो किससे बनी है, बसाल्ट से बनी है। मैंने बताया था ना, उस टाइम पे याद करना, मेंटल ओलिवाइन से, समुद्र बेसाल्ट से। और ओशियनिक जो बनेगी वो आपको एक ग्रेनाइटिक होगी या फिर वो फेल्सिक होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बसाल्टिक प्लेट है, वो क्या होता है, नीचे जाती है, पिघलती है, और बसाल्ट पिघल के ग्रेनाइटिक बनेगा। और यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे कि अनेक प्रकार के द्वीप बनेंगे, और इन द्वीपों को, ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखना, इसको कहते हैं आर्किपेलागोस या फिर आइसलैंड फर्स्ट जून। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं द्वीप तोरण या द्वीप चाप। कभी कभार बहुत रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होते हैं द्वीप चाप, कहाँ बनते हैं, या फिर
आर्किपेलागोस है, क्रिस्टनरी प्रिज्म, द्वीप प्रिज्म है, वो क्या होता है, किससे बना होता है, ये आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो वल्कानो से अलग अलग छोटे छोटे द्वीप बने हैं, इनको कहते हैं या तो क्रिस्टनरी प्रिज्म, सॉरी आइलैंड फेस्टून कह लो या आर्किपेलागोस कह लो, इनका निर्माण होता है। सिंपल सी बात होगी। और इस दौरान प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि जब भी दो प्लेटें टकराएंगी, यहाँ पे टकरा रही हैं, तो इस वाले रीजन में भूकंप आएगा और ज्वालामुखी तो आ ही रहा है। बस इतनी चीज, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना, बहुत शॉर्ट है। कन्वर्जेंट हो रही है, ओशियन एक नीचे चली जाएगी, उसके साथ दूसरे पे जमा हो जाएंगे, क्रिस्टनरी प्रिज्म बन जाएगा, और यहाँ से वल्कानो ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, नए नए आर्किपेलागोस बन जाएंगे, या जिन्हें आइलैंड फेस्टून कहते हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। ठीक हो गया, इतने हम समझ में आ गए। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा समझ लो। कई बार ये रैंडम क्वेश्चन आया है, एक दो बार सीडीएस में मैंने देखा है, और कई सारे एग्जाम में वहां पे मैंने ये देखा है कि ये क्वेश्चन आता है। जैसे ये प्लेट सबडक्ट हुई, पिघली के निकलने के बाद ये वल्कानो आया, ऊपर आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसकी एक बड़ी, इस वाली पूरे रेंज तक जहां तक एक वल्कानो फैलता है, इसको कहते हैं वल्कानिक फ्रंट। ठीक है, ठीक, वल्कानिक फ्रंट। और इसके बाद ये समाप्त होता है, तो इसके बाद ये खाई तक का, ये जो रीजन है, ये खाई तक का, इसको कहते हैं फोर आर्क। और इसके पीछे, वल्कानिक के पीछे, समुद्र की तरफ, दूसरी प्लेट की तरफ, ये जो होता है इसको कहते हैं बैक आर्क। सिंपल सी बात है, इस चीज को ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो वल्कानिक आर्क क्या है, वो बैक आर्क और फोर आर्क को सेपरेट करता है, यानी बीच में होता है। बैक आर्क क्या है, बैक आर्क इस साइड, पिछली साइड, जो ये ट्रेंच है इसकी दूसरी साइड, इस साइड ट्रेंच वाली साइड फोर आर्क बनेगा, और वल्कानिक के पीछे वाला भाग इसको कहते हैं बैक आर्क, ये वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली ये ओशियन सा होगा, जिसको मार्जिनल सी कहते हैं। फोर आर्क में क्या है, फोर आर्क वाला पार्ट आपको दिखेगा, इसी फोर आर्क में वो क्रिस्टनरी प्रिज्म होगा, क्योंकि दिख रहा है ना, जैसे ये है, ये नीचे गया, इसके अवसाद इसके ऊपर जमा होंगे, इसी फोर आर्क में क्रिस्टनरी प्रिज्म भी बनेगा, इसी में ये ट्रेंच भी होगी, खाई भी होगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्यूराइल ट्रेंच और जापान ट्रेंच दिखाया गया है, इस मैप में देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक प्लेट, और यहाँ पे फिलिपाइन प्लेट, हमने फिलिपाइन प्लेट पढ़ी थी, ओशियनिक प्लेट है। ओशियनिक टकराए आपस में, टकराने की वजह से क्या बना, अनेक तरीके की क्या बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है आपकी, हाँ, मरियाना है। ठीक है, ठीक है। तो फिलिपाइन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट दोनों कैसे हैं, इस वाली साइड से ये पैसिफिक प्लेट है, ये भी समुद्री प्लेट है, ये फिलिपाइन प्लेट है, ये भी समुद्री प्लेट है, आपस में टकराए। ठीक है, आपस में टकराए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मरियाना ट्रेंच है, ये क्यूराइल ट्रेंच है, ये सारी खाई। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता है ना कि इस वाले रीजन में बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, और बहुत सारे ज्वालामुखी द्वीप भी है। तो जापान में भूकंप वगैरह भी इसी की वजह से आते हैं कि दोनों ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा रही है। समझ में आई बात? तो इसी वजह से यहाँ ज्वालामुखी और यहाँ पे अनेक तरीके के द्वीप भी हैं। यहाँ पे आप मैप में अच्छे से खोल के देखोगे तो अनेक टाइप के छोटे बड़े द्वीप, वो किस वजह से बने हैं, वो ओशियनिक स्लैब टकराए, वल्कानो आए और नए वल्कानिक द्वीप। सिंपल सी बात। ठीक है, तो पहला हमारा समाप्त हो गया, जिसमें हमने कहा कि टकरा रही है, तो ओशियनिक ओशियन जो कन्वर्जन है ये हमारी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, यानी एक साइड प्लेट जो है ओशियन है, दूसरी साइड जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय है। ठीक है, देखो अभी तक हमने समझा कि जब एक साइड ये ओशियनिक है, ये दोनों आपस में टकराए तो ये नीचे चली गई, ओशियनिक प्लेट नीचे चली गई। ठीक है, ये प्लेट पिघलती गई पूरी, जब ये पूरी पिघल जाएगी तो दूसरा यहाँ से आप शुरू होगा कॉन्टिनेंट, कुछ इस तरीके से होता है ना। इस पिक्चर में समझो, देखो वापस से समझते हैं इसको, यहाँ से समझो, ये फिलीपींस है, ये पैसिफिक है, ये दोनों ओशियन है। ओशियन में अभी एक जो भारी प्लेट है वो इसके नीचे दब रही है। अब जब मान लीजिए फिलिपाइन प्लेट धीरे धीरे पिघल के पूरी समाप्त हो जाएगी तो फिर यहाँ से आएगा कॉन्टिनेंट, फिर टकराव होगा कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब क्या होता है समुद्री वो अभिसरण समाप्त हो चुका होता है, यानी एक प्लेट पूरी तरीके से पिघल चुकी होती है, तो तब जाके फिर ओशियन कॉन्टिनेंटल जो है टकराव शुरू होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जब अभी जो टकरा रहे हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद नहीं, मतलब बहुत मिलियन ईयर लगते हैं इसमें पूरी एरिया में। तो लेकिन आप देखोगे कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, अभी हम समझेंगे कौन से एग्जाम्पल है, कौन से इलाके में ऐसा हो चुका है, उसको हम समझेंगे पूरी विषय में। अभी कुल मिला के इतना समझो, जब ओशियनिक टकराते हैं और एक स्लैब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो फिर ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टकराव होता है। ठीक है, इस टकराव में क्या होगा आप देखो, ये वाली ओशियनिक है जिसने पहले से ही एक ओशियनिक पूरी प्लेट को खा दिया है। खाने की वजह से क्या है, हमने देखा उस प्लेट के बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, जो अवसादे जमा हो चुके थे जिसे हम एक्वेशनरी प्रिज्म कह रहे थे। ठीक है, और इस पर कई सारे वोल्केनिक द्वीप भी होंगे अलग अलग से, इतना हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये जब टकराएंगे तो ओशियन और कॉन्टिनेंट में से हमेशा भारी जो होती है वो होती है ओशियनिक
प्लेट, ठीक है, समुद्री प्लेट जो है भारी होती है, तो हमेशा जो नीचे दबेगी वो ओशियनिक प्लेट दबेगी। हमेशा ध्यान रखना, जब कॉन्टिनेंट और ओशियन टकराएंगे तो ओशियनिक प्लेट नीचे दबेगी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल नहीं दबती है। तो अब ये जो ओशियनिक प्लेट इसके नीचे दबना शुरू होगी तो क्या होगा, एक तो इस कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है इसमें जो प्लेट पहले पूरी खत्म ये खा चुका है उसके अवसाद जमा है, एक्रेशनरी प्रिज्म है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अपने खुद भी कई सारे अवसाद होंगे, इसके सतह पे भी कई सारे अलग अलग आकृतियां बनेंगी। तो अब क्या होगा, ये प्लेट नीचे जा रही है तो ये सारे अवसाद इसके ऊपर जमा होंगे, यहाँ इस प्लेट के ऊपर जमा होंगे। तो कौन कौन से जमा होंगे, एक तो पहले से ये एक्रेशनरी प्रिज्म है वो इसके ऊपर जमा होगा, फिर इसके अवसाद और उसके ऊपर जमा हो जाएंगे, यानी एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला बन जाएगी, डबल पर्वत श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। और यही पर्वत श्रृंखला कहलाएगी यहाँ पे, जिसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं मिलांज। ध्यान रखना, एक्रेशनरी प्रिज्म कहाँ बनता है, ओशन जब टकरा रहे होते हैं, और ओशन कॉन्टिनेंट जब टकराएंगे क्या बनेगा, मिलांज। और मिलांज क्या होता है, कुछ नहीं, मिलांज होता है जो पहले से एक्रेशनरी प्रिज्म है उसका जमाव और उसके ऊपर ये ओशियनिक क्रस्ट है उसके अवसादों का जमाव, यानी अब एक बहुत बड़े फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में वलय पर्वत, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपको दिखेगा, ये देखो रॉकीज और एंडीज, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसके। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, यानी यहाँ ओशियन और यहाँ से कॉन्टिनेंटल, यानी ओसी कन्वर्जन। ओसी कन्वर्जन जब होगा, एक तो इसके जमाव शुरू होंगे रॉकी के ऊपर, और दूसरा ये पहले से एक ओशियन को खा चुका है उसके जमाव होंगे। इसी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी रॉकी फोल्ड माउंटेन बना है और यहाँ पे एंडीज फोल्ड माउंटेन बना है। वलय पर्वत, वलय पर्वत किसे कहता है, जब ये दो प्लेटें टकराने से जो पर्वत बना होता है इस तरीके से, उसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, आगे देखो। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया, जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराएंगे उसमें से जो अवसाद हैं और एक्रेशनरी प्रिज्म जो पहले वाला था उसके जमाव से फोल्ड माउंटेन बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉन्टिनेंटल जो ये ओशियनिक प्लेट है, जो नीचे इसका धसाव हो रहा है, ये फिर पिघलेगी, पिघलने के बाद फिर ऊपर आएगी, फिर ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी आने से ये अनेक ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे। यानी इन फोल्ड माउंटेन में जब भी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराव होगा, इनमें एक तो आपका बहुत बड़े फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और उन्हीं फोल्ड माउंटेन में कहीं ना कहीं क्या बनेंगे, वल्कनिक द्वीप बनेंगे, अलग अलग वल्कनिक द्वीप बनेंगे, ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे। इसमें फिर से एग्जांपल देखते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको कि ये माउंट सेंट हेलेना है, ठीक है, या भी माउंट कैटापॉक्सी है, माउंट चिम्बिराजो है, कोंगवा है, ये सारे वल्कनिक माउंटेन्स हैं। यानी एंडीज और रॉकी के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। कैसे बने, उसका जवाब यह है कि जब ये प्लेट नीचे धस रही है, इसमें से ही जो पिघल के ऊपर वल्कानो आ रहे हैं, इसीलिए उस वाले इलाके में भी बहुत ज्यादा वल्कानो आते हैं, यानी ज्वालामुखी आते हैं, और वही ये वल्कानिक आर्क बना रहे हैं, यानी अलग अलग द्वीप बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आज भी रॉकी की और आपके एंडीज की ऊंचाई बढ़ रही है। आपने सुना होगा हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय अलग कंडीशन है, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एंडीज और रॉकीज की भी ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि लगातार टकरा रही है, लगातार टकराने से इसके अवसाद लगातार इसमें जमा हो रहे हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब ये ऊंचाई ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बनती है। जैसे ये टकरा रहे हैं, ठीक है, टकरा रहे हैं, ये बड़ा सा पहाड़ है, ऐसा समझो, बड़ा सा पहाड़ है, ये टकरा रहे हैं, तो अवसाद नीचे से जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इसको ऊपर को धकेलते जा रहे हैं, बहुत पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है। समझ में आई बात। एंडीज और रॉकी इस तरीके से बनते हैं, और इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनेंगे और वल्कानिक आर्क बनेगा। मतलब बहुत इसमें टफ कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। ओ कोलिजन एक्रेशनरी प्रिज्म बना, वल्कानिक आर्क बने। ओसी कोलिजन वो एक्रेशनरी प्रिज्म और उसके आकृतियां बनके मिलांज बना दिया, यानी बहुत बड़ा फोल्ड माउंटेन बना, उसके अंदर क्या बन गए, ज्वालामुखी पर्वत बन गए, ठीक है। सिंपल सी बात, बहुत शॉर्ट बात, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो हम क्या समझ चुके हैं, हमने इतना समझ चुके हैं हम कि जब भी, एक तो मैंने बता दिया कि जब भी समुद्री अभिसरण समाप्त होगा तब ये शुरू होगा। दूसरा, जब महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट वाले प्लेट आपस में मिलते हैं तो टकराव के कारण जो महासागरीय प्लेट है यानी ओशियनिक प्लेट है उसी का सबडक्शन होता है, ये मैंने बता दिया। नई एक्रेशनरी प्रिज्म जो बनेगा उसमें क्या क्या शामिल होगा, पहले से जो क्षरण हो चुका है यानी पहले से जो ओशियन में खा चुका है उसके अवसाद, दूसरा वर्तमान में जो समुद्री ये प्लेट नीचे जा रही है उसके अवसाद, और इस वजह से जो नया एक्रेशनरी प्रिज्म बनेगा उसे कहेंगे मिलांज, ठीक है। उसके बाद ये अवसाद जैसे रॉकी और एंडीज जैसे फोल्ड माउंटेन का निर्माण करते मैंने बता दिया। और उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि जो ये फोल्ड माउंटेन है इसके अंदर जो क्षरण होने वाला फोल्ड माउंटेन है इसमें नए नए ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, क्योंकि ये पिघला तो ज्वालामुखी पर्वत बने, जैसे चिम्बिराजो, कैटापॉक्सी, उजस डेल सलाडो, सेंट हेलेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। तो इस तरीके से हमारा खत्म हो गया ओ कोलिजन, ओसी कोलिजन।
अब देखो फिर से इसको ध्यान से समझो, फिर मैप में देखो, समझने की बात है बस, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कौन सा कोलिजन हो रहा है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन। अब जब इसमें क्या हो रहा है, ओशियनिक प्लेट वापस से नीचे धंसती जा रही है, धंसती जा रही है, धंसती जा रही है। अभी जब पूरा ओशन समाप्त हो जाएगा फिर से कॉन्टिनेंट का टकराव होगा। ऐसे यहाँ पे समझो, हमने देखा था ये वाला पार्ट पैसिफिक प्लेट है। अब ये पैसिफिक प्लेट, ये मैप में आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, थोड़ा सा इसको ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। ये ओशियनिक, ओशियनिक, फिर यहाँ से भी कॉन्टिनेंटल, यहाँ से भी कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। पहले ओशियन ओशियन टकराए, फिर एक ओशन समाप्त हो गया, फिर ये कॉन्टिनेंटल ओशन टकराए, अब ये ओशन समाप्त हो जाएगा तो अब टकराव होगा दो कॉन्टिनेंटों का। तो कुल मिला के यहाँ ये समझना है कि जब ओसी कोलिजन समाप्त हो जाता है तब फिर कोलिजन होता है सीसी कोलिजन, यानी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट बहुत हल्की है तो इन दोनों में से किसी का क्षरण नहीं होता है, मतलब कोई भी प्लेट इसमें नीचे नहीं जाती है, पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसेगी तो बहुत जोर का एक फोर्स लगेगा, धंस नहीं रही है फिर टकराएगी, धंस नहीं रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत हैवी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। क्योंकि अगर प्लेट धंस गई तो फोर्स डाइवर्ट हो गया तो भूकंप उतने तेज नहीं आते। लेकिन जब जो है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराते हैं, इनकी इसमें कोई धसाव नहीं होता, तो बहुत जोर के क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब देखो इसके अंदर इससे पहले क्या हो चुका है, इसके पहले ओसी कोलिजन हो चुका है, यानी जो मिलांज था वो किसी न किसी या तो इस पे या इस पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिलांज होगा, रॉकी एंडीज तरीके के माउंटेन होंगे किसी न किसी एक ढाल पे। अब क्या होगा, ये जब टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो ये फोल्ड माउंटेन और ऊंचा होगा, ठीक है। जब टकराएंगे तो ये फोल्ड माउंटेन और ऊंचा होगा, और अब कैसे बनेंगे, अब हिमालयन तरीके के माउंटेन बनेंगे, हिमालयन तरीके। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, हिमालय बनने का निर्माण, जो निर्माण की आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा होगा कब, कि जब लॉरेंशिया और गोंडवाना दोनों आपस में टकराए तो तैतीस सागर ऊपर उठ गया और उस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। ये चीज आपके समझ में, आपको ये जो है आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है आपस में तो एक बहुत बड़े फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वो फोल्ड माउंटेन कहीं सीमा पे नहीं बल्कि महाद्वीपों के बीच में होते हैं। एक बार इसको फिर से समझो, देखो इंडियन वाली समझो, ठीक है। ये इंडिया प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट है, सीसी कोलिजन, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, सीसी कोलिजन। तो इनकी सीमा पे जो होगा ये बनेगा आपका फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय बना हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई, मतलब ये कॉन्टिनेंटल सीमा है, यानी आप दिख रहा होगा कि महाद्वीपों के अंदर जो पर्वत बने हैं, एक तो ये बना है यहाँ पे हिमालय, और दूसरा बना है यहाँ पे आल्प्स पर्वत, ये दिख रहा है आल्प्स पर्वत, ठीक है। तो ये आल्प्स पर्वत भी हिमालयी तरीके का ही एक जो है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एंडीज और रॉकीज तो वैगनर ने भी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो ये नहीं समझा पाया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यानी कॉन्टिनेंट के बीच में कैसे बन गए पर्वत। तो ये थ्योरी जो है ये भी समझाने में सफल रही कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब टकराएंगे इस वजह से ही कॉन्टिनेंट के बीच में फोल्ड माउंटेन बन पाए। समझ में आई बात। तो इस चीज को यहाँ ध्यान रखना, जब भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री कन्वर्जन होगा तो कोई भी स्लैब नीचे नहीं धंसेगा, नीचे नहीं धंसेगा तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं बनेगा, पहली बात, क्योंकि धंसने के बाद तो ज्वालामुखी बनेगा। कोई भी ज्वालामुखी नहीं बना तो यहाँ पे कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेगा, इसलिए हिमालय में कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है। लेकिन भूकंप बहुत तेज आएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोल्ड माउंटेन बनेगा हिमालय या आल्प्स तरीके का, जो कॉन्टिनेंट के अंदर होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट के अंदर मतलब जैसे एक कॉन्टिनेंट इधर है, जैसे इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों कॉन्टिनेंट, इसके बीच में एक बड़ा सा पहाड़ आपको मिलेगा। सिंपल सी बात आ गई। सीसी कोलिजन भी आपकी समझ में आ चुका होगा क्या होगा और क्या इससे बनेंगे, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं। जब समुद्री स्लैब पूरी तरीके से क्षरित हो जाता है तो महाद्वीपीय अभिसरण शुरू होता है, ये हम समझ चुके हैं। क्योंकि महाद्वीपीय स्लैब हल्के होते हैं, दोनों स्लैब में से कोई भी स्लैब का क्षरण नहीं होता है, तो आपस में एक भयानक टक्कर होती है। इस तरीके से जो है हिमालय तरीके के वलय पर्वतों का निर्माण होता है, और इनका निर्माण महाद्वीपों के भीतर होता है, ना कि महाद्वीपों के किनारे पर। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्योंकि किसी भी स्लैब का क्षरण नहीं होता, इसलिए किसी सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन पुराने ज्वालामुखी के निक्षेप पाए जा सके, जैसे कराकोरम और डाफला। पुराने ज्वालामुखी के निक्षेप कैसे, देखो
सीसी कोलिजन से पहले आपका ओसी कोलिजन था, और ओसी कोलिजन में हमने पढ़ा था वल्कानो बनते हैं। तो इसका मतलब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर पुराने वाले जो थे वो क्या होंगे, पहले से ज्वालामुखी पर्वत होंगे। इसीलिए जब सीसी कोलिजन जब होगा, इस तरीके सीसी होगा, तो ये पुराने जो ज्वालामुखी पर्वत थे उनके कुछ अवशेष पाए जा सकते हैं। जैसे हिमालय में बहुत पुराने कुछ अवशेष पाए जाते हैं, जैसे कराकोरम और डाफला में ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके के अवशेष पाए जा सकते हैं। सिंपल से बहुत तेज भूकंप आते हैं, मैंने बता दिया कि सबसे तेज भूकंप सीसी कोलिजन में ही आते हैं, और इससे सबसे ऊंचे वलय पर्वत भी इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब इसी बात है ना, सीसी कोलिजन हुआ, छोटा सा बना, फिर उसके बाद ओसी कोलिजन हुआ, तो ये बना ही था, इसके ऊपर और इकट्ठा हो जाएगा और बड़ा बन जाएगा। अब सीसी कोलिजन जब होगा तो वो और ऊंचा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हिमालय जो है सबसे ऊंचा फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, इतना आप समझ चुके हैं। ये प्लेट है, कौन कैसे मूवमेंट कर रही है ये इसमें दिखाया गया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि इंडियन प्लेट इधर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अफ्रीकन इधर की तरफ कर रही है, इस तरीके से दिखाया गया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से हम समझ चुके हैं प्लेट इंटरेक्शन में पहला पार्ट। ठीक है, वापस से ले चलता हूं ताकि आप समझ में आए। देखो, 3 तरीके के कन्वर्जन हमने पढ़े थे। पहला कन्वर्जेंट, जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं। दूसरा डाइवर्जेंट, जब दूर हटती है। और तीसरा एक दूसरे की पैरेलल चलती है। ये वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। इसमें हमने 3 तरीके के कन्वर्जन पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा ओ कोलिजन, दूसरा पढ़ा हमने ओसी कोलिजन, और तीसरा हमने पढ़ लिया इसमें सीसी कोलिजन। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा रहा जिसको कहते हैं हम अपसारी सीमा, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फिर इसके बाद तीसरा हम ट्रांसवर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट आएगा आपका आएगा अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, अब इसको समझिए ये कहाँ पे बनेगा। ये हम लगभग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अपने आप में एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कैसे? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे मोर होती है, मोर से वल्कानो ऊपर निकलता है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग में उन्होंने क्या कहा था, असेंडिंग लिम्ब, फिर ये डाइवर्जिंग लिम्ब और ये डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे भी, असेंडिंग लिम्ब, डाइवर्जिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। वही कट कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं इसमें, सबसे इजी है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ पे बनती है, जहां पे क्या होता है कि ये इस तरीके से मेंटल से जो लावा है ऊपर की तरफ उठता है और क्रस्ट को 2 भागों में तोड़ता है। हमने पढ़ा था ना वहां पे, असेंडिंग लिम्ब 2 पार्टों में तोड़ता है, और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और नीचे इधर ट्रेंच वाली साइड पे ये नीचे धसेगा, यहाँ भी ट्रेंच वाली साइड से नीचे धसेगा। इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, क्या चीज इससे बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। देखो 2 चीजें, अगर ये वाला सेक्शन यानी ये जो यहाँ से लावा निकल रहा है और क्रस्ट को तोड़ रहा है, ये अगर ओशन में है, ओशनिक प्लेट के अंदर है, दोनों में हो सकता है ना, ओशन में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल में भी हो सकता है। ओशन में है तो ये फॉर्म करेगा मोर का, जो हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर। क्या बनता है, मोर बनता है, और मोर आगे बनता है तो यहाँ से नई नई आकृतियां फॉर्म होती है, फिर ट्रेंच में ये इनका तसान हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज, अगर ये कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ, कॉन्टिनेंट के अंदर होता है, तो इससे फॉर्म होती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली वहां पे आया था ना, रिफ्ट वैली मैंने बताया था कि बाद में रिफ्ट वैली बताएंगे। ये हो गई रिफ्ट वैली। देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, इसके नीचे जो है वो असेंडिंग लिम्ब जनरेट हो चुकी है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब बनी है, तो जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगा, मैंने बताया था बहुत ज्यादा गर्म होता है, फिर क्रस्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो इस पे ऐसे स्क्रैच आना शुरू हो जाएंगे, दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर और जोर लगेगा, तो इस तरीके से ये हल्का सा दूर हट जाएगा, और यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में ये यहाँ पे पानी जो है वो हल्का सा पानी जैसा भरा होता है। क्योंकि देखो ना, अगर आप ये देखो, इसको समझो, ये अगर टूटेगा तो ऑब्वियसली पानी भरेगा, क्योंकि चारों ओर तो पानी फैला हुआ है, तो इस तरीके से पानी भरना शुरू होता है। इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब सिंपल सा ये समझना है, रिफ्ट वैली जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट के ऊपर, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, तब क्या होता है, पहले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़ता है, फिर हल्का सा दूर हटती है, डाइवर्जेंट होता है, तो फॉर्म होता है रिफ्ट वैली का। इसको बहुत नोट करके रखना, ठीक है। फिर ये रिफ्ट वैली के अंदर और फिर फैलेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्री है ना, ये फिर और दूर जाते रह रहे, दूर जाते रह रहे, तो बनता है एक नया ओशियन, जिसको कहते हैं नासेंट ओशियन। नासेंट ओशियन, ठीक है। नासेंट ओशियन मतलब होता है कि नया नया समुद्र, जैसे रेड सी है, ठीक है। रेड सी अगर देखें, ये है देखो रेड सी, ये रेड सी है, ये इधर को मूव कर रहा है, ये पार्ट इधर को मूव कर रहा है, बीच में रेड सी है। रेड सी मतलब नासेंट सी है, नासेंट सी का मतलब जो नया नया बन रहा है, ठीक है। ये और फैलेगा और लंबा होगा, ठीक है।
नासेंट सी बनेगा। उसके बाद ये जब बहुत पुराना हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है ओशन बन जाता है, जैसे आप ये मान लो मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागरी जो सी है वैसा बन जाता है। कुल मिला के हमारी समझ में आया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओशन के नीचे हो तो फॉर्म करती है मोर का, मिड ओशन रिज जिसे कहते हैं, और अगर ये कॉन्टिनेंट के ऊपर हो, कॉन्टिनेंट के ऊपर हो तो फॉर्म करती है रिफ्ट वैली का। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ चुका है। इसका एग्जांपल देख लो, अफ्रीकन रिफ्ट वैली दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप अफ्रीका मैप खोलोगे तो ये आपको दिख रहा होगा बीच में एक ओशियन बन चुका है और ये पार्ट इधर मूव कर रहा है, ये पार्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरीके का पहले दरार होती है, फिर और दूर हटता है, इसमें पानी भरता है, फिर दूर हटता है, दूर हटता जाता है, रिफ्ट वैली बनती है, फिर नासेंट ओशियन बनता है, फिर बड़ा ओशियन बन जाता है। सिंपल सी बात है। चलो, तो दो प्लेटों के बीच मैग्मा ऊपर आती ज्वाला होने की वजह से दोनों प्लेट विपरीत दिशा में गति करती है, जिसे अपसारी सीमा कहा जाता है। सिंपल है। यह समुद्री तथा महाद्वीपी प्लेट दोनों में हो सकता है, और अगर यह समुद्र में हो रहा हो तो बनता है मिड ओशियन रिज, ठीक है, और अगर ये महाद्वीपी प्लेट में हो रहा हो तो बनती है रिफ्ट घाटी, जो हम समझ चुके हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। कुल मिला के हमारी समझ में ये भी आ चुका है, दो हमने समझ चुके हैं। फिर अगर हम वापस जाएं, चलो वापस चलते हैं। हमने पढ़ा प्लेट इंटरेक्शन दो तरीके की, तीन तरीके के। पहला कन्वर्जेंट पढ़ लिया हमने, दूसरा डाइवर्जेंट ये भी पढ़ लिया हमने, तीसरा पढ़ना है ट्रांसवर्स बाउंड्री यानी अनुप्रस्थ सीमा, ठीक है, लास्ट होगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी समाप्त हो जाएगी यहाँ तक। इससे पहले एक ये टॉपिक पढ़ लिया था बहुत छोटा, और एक बार इसमें यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको समझना क्या है। एक चीज होती है हॉट स्पॉट और एक चीज होता है ट्रिपल जंक्शन। ये क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा ज्वालामुखी कहाँ उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी हमने पढ़ा ज्यादातर वहां उत्पन्न होता है जहां पे ओशियनिक स्लैब का नीचे धसाव होता है, पिघलती है, ओशन बनते हैं। ये तो हो गया जब लिथोस्फेरिक जो क्रस्ट है यानी जो प्लेट की बाउंड्री है वहां पे ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हो, जैसे जापान वाले रीजन में है, जैसे अमेरिका वाले रीजन में है, ऐसा। लेकिन कई कबार ज्वालामुखी जो है प्लेटों की बाउंड्री पे ना आके प्लेटों के मध्य में भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कोई ये प्लेट है, तो इस प्लेट की इस बाउंड्री पे ना आके अगर यहां ज्वालामुखी आ गया तो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। समझ में आई बात? हॉट स्पॉट का मतलब यह है कि ये प्लेट की बाउंड्री पे वल्कानो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई किसी सीमा का धसाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी बाउंड्री का धसाव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वल्कानो उत्पन्न अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। पहली बात। दूसरी बात ये जिसे हम कह रहे हैं ट्रिपल जंक्शन, हमेशा ध्यान रखना है जब भी डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी, रिफ्ट वैली बन रही है या मोर बन रहा है, ज्यादातर रिफ्ट वैली में होता है, मोर तो समुद्र के नीचे होता है, उसमें संभव नहीं है। जब भी रिफ्ट वैली बनेगी तो इस पर ट्रिपल जंक्शन बनेगा। ट्रिपल जंक्शन का मतलब होता है ये देखो, इसके नीचे डाइवर्जेंट प्लेट है, जब भी ऐसा समझो, इसमें समझ लो, ठीक है, ये इसके नीचे राइजिंग लिम्ब है, ये जब भी ऊपर उठेगा तो ये दो भागों में टूटना चाहिए, तो ये दो भागों में ना टूट के ये तीन अलग अलग तरीके के ऐसे बनता है। देखो, एक, दो और ये तीन, है ना, इसी को कहते हैं ट्रिपल जंक्शन। ट्रिपल जंक्शन। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इन तीन शाखाओं में से एक शाखा डेड हो जाती है, यानी ये काम नहीं करती है। जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ये वाली शाखा डेड है, इसीलिए ये दूर नहीं हट रही, केवल यही दो शाखाएं एक्टिव होती है। लेकिन ट्रिपल जंक्शन क्या होता है, इसको याद रखना है कि जब भी अब सारी सीमा बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, उसमें जब भी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टूटती है वो ट्रिपल जंक्शन में टूटती है, लेकिन उसमें से एक शाखा डेड होती है, ठीक है, और दो शाखाएं एक्टिव होती है। सिंपल। तो लोकल ज्वालामुखी, जहां ज्वालामुखी किसी प्लेट की सीमा पर न होकर अन्य किसी स्थान पर हो तो उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, समझ चुके हैं। हॉट स्पॉट महाद्वीपीय सतह को ट्रिपल जंक्शन में तोड़ता है, ठीक है। एक तो हॉट स्पॉट को तोड़ेगा ही, लेकिन अब सारी सीमा जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो भी हमेशा ट्रिपल जंक्शन में टूटेगी। और ट्रिपल जंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें तीन शाखाएं होती है, ऐसी ये शाखा है, इसके नीचे ये है, यहाँ पे एक राइजिंग प्लूम भी लिखा है, ये भी ध्यान में रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजिंग प्लूम क्या है, इसे एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो राइजिंग प्लूम का मतलब होता है कि नीचे जो ज्वालामुखी जब भी हॉट स्पॉट होता है उसके अंदर जो मैग्मा निकलता है उसी को कहते हैं राइजिंग प्लूम, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ट्रिपल जंक्शन में एक शाखा मृत हो जाती है जबकि दो अन्य शाखा रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, पढ़ चुके हैं। और मेंटल प्लूम क्या होता है कि हॉट स्पॉट से निकलने वाले लावा को ही मेंटल प्लूम कहते हैं, ये भी हम क्लियरली समझ चुके हैं, ठीक है। चलो, अब लास्ट हमारा रहा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहा आखिरी चीज जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री यानी अनुप्रस्थ सीमा। ये क्या है? तीन तरीके के इंटरेक्शन हमने समझे थे,
पहला हमने समझा था कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट और लास्ट तीसरा था ट्रांसवर्स वार्पिंग। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज बता दिया था आपको, इसमें क्या है, ना तो ये प्लेट आपस में टकरा रही हैं, ना ही एक दूसरे से दूर हट रही है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल चलने लगती है, लंबवत चलने लगती है, इस तरीके से आपस में खिसकती है। अब सिंपल सी बात है, आपस में खिसक रही है तो किसी का सबडक्शन नहीं होगा, कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी तो ज्वालामुखी नहीं बनेगा, नीचे नहीं जाएगी तो कोई द्वीप नहीं बनेंगे, कोई आइसलैंड द्वीप नहीं बनेंगे, कोई फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, टकराव नहीं हो रहा है, भूकंप बहुत हल्का आएगा, क्योंकि टकराती है तो हल्का भूकंप आता है, कभी कभी ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन भूकंप आएगा, ज्वालामुखी नहीं बनेंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो जब दो प्लेट एक दूसरे की समीप से गुजरती हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ सीमाएं कहते हैं। इनमें किसी भी तरह की टकरार नहीं होती, लेकिन दरारें बन जाती हैं। टकरार हो रही है तो हल्का खिसक रही है तो हल्की सी दरार बनती है। ये बड़ी दरारें भी बन सकती है, जैसे सैन एंड्रियासिस फॉल्ट नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, अभी दिखाऊंगा आपको, देख लो, ये है सैन एंड्रियासिस फॉल्ट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है। ठीक है, ये हल्के से इस तरीके से एक दरार बनती है बस। परंतु पर्वत, खाई, ज्वालामुखी कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि टकराव नहीं हो रहा है, दूर नहीं हट रहे, तो कुछ नहीं बनेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज ने और इसमें नोट के लिए गया कि अनुप्रस्थ सीमा और अनुप्रस्थ फॉल्ट अलग अलग होते हैं। क्या होता है वो? अगर दो प्लेट के बीच में ऐसे खिसकाव हो रहा है तो उसे वो अनुप्रस्थ सीमा हो गई, और ये इस सीमा के बीच में ना हो गई अगर यहाँ हो रहा है कहीं, क्योंकि ये प्लेट भी कई बार हल्की हल्की टूट जाती है ना, मतलब एक लोकल एरिया में, जैसे हॉटस्पॉट पड़ा था ना हमने, अगर वल्कानो यानी ज्वालामुखी प्लेट की बाउंड्री पर आ रहा है तो वो अलग चीज होगी, लेकिन अगर प्लेट के कहीं मध्य में आ रहा है या अंदर आ रहा है तो वो हॉटस्पॉट है। वैसे ही अगर दरारें प्लेट की सीमा पे है तो ये अनुप्रस्थ सीमा है, लेकिन अगर कहीं बीच में है तो ये अनुप्रस्थ फॉल्ट होता है। इसको ध्यान रखना, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक, ये है, इसे हम समझ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला जो मेन टॉपिक था कॉन्टिनेंटल डिप्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो न सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत कम समझ में भी आती है, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही मॉड्यूल में रखा ताकि आप ये चीजें समझ पाओ। ठीक है, पढ़ाने का मतलब या हम टॉपिक ऐड करने का, एक मॉड्यूल पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं इजी चीज़ें पढ़ाते जाऊं और वो चीज़ ऐड कर दूं। जो टफ चीज़ें हैं वो मैंने लेने की इसमें कोशिश करी है, जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है जो भी पढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हुआ। दूसरा मॉड्यूल भी टफ मॉड्यूल है, जिसको बहुत कम लोगों को जो समझ में आता है, कोपेन थॉर्मेंटेन जो त्रिवार्ता का क्लासिफिकेशन, इसे भी बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये पहला मॉड्यूल समझ में आया होगा, कॉन्टिनेंटल डिप्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हालांकि मैंने बहुत सारे लॉजिक ऐड करके इसमें आपको समझाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे, कोपेन थॉर्मेंटेन त्रिवार्ता वाला। ठीक है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है इनका, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर हमें प्रतिक्रिया दें। अब हम बताएं कि हमें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या और सुधार किया हो सकता है, या क्या इसमें ऐड और चीज़ें ऐड हो सकती है। और अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक आपको दी गई है, हमारी जो ऐप है अचीवर्स ऐप करके, उसकी लिंक आपको दी गई है, वहाँ से आप जा सकते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप के उसमें मॉड्यूल्स हैं, उसमें उत्तराखंड के लिए अलग मॉड्यूल है, जीएस के लिए अलग मॉड्यूल है, जिसमें आपको डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।